Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the effects of ocean currents, and question number 6 is write 1 to 2 lines on the different effects of ocean currents. तो स्टूडेंट्स कल हमने ओशन करंट्स का टॉपिक डिस्कस किया था, उसके कॉजेज देखे थे. आज हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे. आंसर है इसका पेज नंबर 50 पे. इफ़ेक्ट्स. Ocean currents have great impact on the climate and trade of countries which are listed below. ओशन करंट्स जो है उसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी क्लाइमेट पे और जो हम ट्रेड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो है वो ज़्यादातर समुद्री रास्ते से होती है, तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. तो फर्स्ट है ओशन करंट्स अफेक्ट द टेम्परेचर्स ऑफ द कोस्ट दे पास्ड बाय. ओशन करंट का इफ़ेक्ट जो है यानी उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसके कॉस्ट पर भी पड़ता है. यानी ओशन करंट अगर कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, ठीक है. अगर कोल्ड करंट है तो जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा तो वो जो साहिल हैं वो भी उसी हिसाब से ठंडे होते जाएंगे. और अगर वार्म करंट है तो वो भी जिस जगह से पास करेगा, जिस जगह से गुजरेगा, वो एरियाज जो हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. एज मैंशन अबव द गल्फ स्ट्रीम prevents the coast of Britain and Western Europe from extreme cold. गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी एक ओशन करंट है. करंट्स के नेम जो हैं बेसिकली वो उस जिस एरिया से जिस तरह से वो निकलते हैं उनके नाम उसी हिसाब से रखे गए हैं, ठीक है. तो गल्फ स्ट्रीम भी है ओशन करंट. ये वार्म करंट है, ठीक है. ये मैंने इसीलिए इसके ऊपर मेंशन किया आपको बताने के लिए कि ये वार्म करंट है. ये जो है ये जब बरतानिया और वेस्टर्न यूरोप के साहिलों से गुजरता है तो ये उसको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है, ठीक है, क्योंकि ये वार्म होता है और ये एरिया जो हैं ये बहुत ठंडे हैं. तो इनकी जो एक्सट्रीम कोल्ड है, इनकी जो एक्सट्रीम लेवल की जो ठंड होती है उसको मेंटेन करता है गल्फ स्ट्रीम करंट. अच्छा, इसके बाद आता है द कुरोशियो करंट. कुरोशियो है ये. द कुरोशियो करंट हैज़ अ सिमिलर इफेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ अलास्का. कुरोशियो करंट जो है ये भी वार्म करंट है. इसका भी इसी तरह अलास्का पे सिमिलर इफेक्ट पड़ता है जैसे ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप पे पड़ता है, ठीक है. यानी अलास्का जो कि बहुत ज़्यादा उधर भी बहुत ठंड होती है, तो कुरोशियो करंट जब वहाँ से गुजरता है तो वो एरिया भी थोड़ा सा उसकी जो ठंडक की एक जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है. ऑन द अदर हैंड द क्लाइमेट ऑफ ईस्ट कैनेडा सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड ड्यू टू द लेब्राडोर करंट. लेब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है, ठीक है. तो क्या है कि जब ये गुजरता है कहाँ से, ईस्ट कैनेडा से, तो उसको और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़ता है, ठीक है. फ्लोइंग डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द आइसी वाटर ऑफ द आर्टिक, ठीक है. लेब्राडोर करंट जो कि आर्टिक ओशन की तरफ से आ रहा होता है, जो कि आइसी वाटर है, तो उस वहाँ से जब वो आता है तो ईस्ट कनाडा का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड हो जाता है. सेकंड है मिक्सचर ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर प्रोड्यूस फोग. थस व्हेन कोल्ड एंड वार्म करंट्स जॉइन ईच अदर एट सर्टेन प्लेसेस दे आल्सो प्रोड्यूस फोग, ठीक है. कोल्ड और वार्म वाटर जो है आपस में जब मिलते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, फोग. तो कहते हैं कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स आपस में मिलते हैं वहाँ पे ऐसे एरियाज़ में फोग प्रोड्यूस होती है. न्यू फाउंड लैंड इन कैनेडा इज़ वन सच एग्जाम्पल वेयर फोग इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द लेब्राडोर करंट, जो मैंने आपको क्या बताया था कोल्ड करंट में आता है, विद द गल्फ स्ट्रीम से जब मिलता है तो इसकी वजह से भी फोग प्रोड्यूस होती है. अच्छा, अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ. उस मैप में ये जो नेम्स लिखे हुए हैं, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, लेब्राडोर करंट, तो ये आपको उसमें से एरोज़ के साथ नज़र आएंगे, ठीक है. तो उसमें ये भी मेंशन है जो वार्म करंट है वो रेड लाइन से उसको हाईलाइट किया हुआ है रेड लाइंस के थ्रू, और जो कोल्ड करंट है उनको ब्लू से. तो आप एक दफ़ा वो मैप देखें तो उसके बाद आप ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं.
अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। आगे इन्होंने फर्दर एग्जांपल दी है कि न्यू फाउंड लैंड इन कनाडा इज़ वन सच एग्जांपल वेयर फोग इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मीटिंग। इनके दोनों के मिलने से फोग प्रोड्यूस होती है, लेब्राडोर करंट से और गल्फ स्ट्रीम से, करंट, ओशन करंट से। थर्ड है ओशन करंट ऑल्सो अफेक्ट रेनफॉल। ओशन करंट्स की वजह से बारिशें भी होती हैं। विंड ब्लोइंग ओवर वार्म करंट, जब हवा जो है वो किसी वार्म करंट के ऊपर से गुजरती है तो क्या करती है, वो गर्म हवा जब गर्म करंट से गुजरेगी तो क्या होगा कि वेपर जो है वो अपने अंदर उसको ले लेगी। लिफ्ट वाटर वेपर्स एंड कॉज रेनफॉल व्हेन दे रीच लैंड, और जब वही हवा किसी लैंड पे पहुंचेगी तो वहाँ पे बारिश बरसाएगी। यानी वार्म करंट पे जब हवा गुजरेगी तो वो विंड जो है वो मॉइस्चर में चेंज हो जाएगी, यानी सॉरी मॉइस्चर में चेंज, अपने अंदर मॉइस्चर ले लेगी, नमी ले लेगी। ठीक है। द मूनसून विंड, आगे फर्दर इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे इसमें दी थी इसी तरह इसमें। द मूनसून विंड अबाउट विच यू हैव रीड सो मच इन देयर प्रीवियस क्लासेस आर वन एग्जाम्पल। ठीक है। मूनसून विंड्स जो है वो भी यही है कि वो उनमें जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी से भरपूर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बारिश लाती हैं। दे कैरी मच ऑफ देयर मॉइस्चर फ्रॉम द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऑफ द इंडियन ओशन। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो इंडियन ओशन का है, अच्छा जी, ये देखें, ये जैसे इक्वेटर है तो नॉर्थ, मैंने कल भी आपको बताया था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी जो इक्वेटर के ये वाला पार्ट जो होगा ऊपर वाला वो नॉर्थ इक्वेटोरियल, और जो नीचे साउथ का होगा वो सदर्न इक्वेटोरियल। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल पार्ट पे जो है क्योंकि यहाँ पे सारा साल सन की हीट डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पे जो है वो जो वार्म करंट्स बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो जब इधर से हवा इसके ऊपर से गुजरती है तो वो अपने अंदर उसकी नमी ले लेती है, और फिर जब वो किसी लैंड तक पहुँचती है तो वहाँ बारिश बरसाती है। इसके बाद हमारा फोर्थ है glaciers move in the ocean currents coming from the polar regions and can pose serious threat to ships. The Titanic is a classic example of the hazards caused by the cold current of the North Atlantic. अच्छा, ओशन करंट्स की वजह से जैसे बारिशें होती हैं तो ओशन करंट्स की वजह से ही ग्लेशियर भी मूव कर जाते हैं। ठीक है। हमने एक बारिशें देखी कि वो हवा अब जो है अपने साथ नमी लेके जाती है, लेकिन इसी तरह ओशन करंट्स जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो जैसे नॉर्थ साइड, नॉर्दर्न एरियाज़ के जब पानी जो है वो मूव करता हुआ इक्वेटोरियल तरफ के पार्ट की तरफ आएगा तो क्या होता है कि समटाइम्स वो अपने साथ ग्लेशियर भी लेकर आ जाता है। ठीक है। तो क्या है कि ग्लेशियर जो है वो ओशन करंट की वजह से मूव कर जाते हैं फ्रॉम द पोलर रीजन, और इसकी वजह से जो बहरी जहाज़ वगैरह होते हैं उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसकी एग्जांपल टाइटैनिक की एग्जांपल है, जिससे आप सब फेमिलियर हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो था ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी थी टाइटैनिक के लिए, क्योंकि वो ग्लेशियर से टकराया था नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वो ग्लेशियर से टकराया था। अच्छा, आगे फिफ्थ है, अच्छा जी, आगे फिफ्थ है कोल्ड करंट्स डू नॉट जस्ट कैरी ग्लेशियर। ठीक है। कोल्ड करंट सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं लेकर आता, जैसे अभी हमने देखा कि टाइटैनिक जो था वो टकराया था ग्लेशियर से। नॉर्थ अटलांटिक का जो पार्ट था, अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ साइड से पोलर एरिया से जो आया था वहाँ से ग्लेशियर कोल्ड करंट की वजह से जब टाइटैनिक उससे टकराया था तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो इसी तरह कह रहे हैं कि कोल्ड करंट जो है वो सिर्फ ग्लेशियर्स ही लेके नहीं आता, बल्कि कभी कभी इस ग्लेशियर के साथ बड़ी वैल्यूएबल फिश भी आ जाती है। ठीक है। दे ऑल्सो ब्रिंग वैल्यूएबल फिश। कोड जो है एक कह लो एक ऐसी प्रीशियस फिश है जो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है। ठीक है। नॉर्थ साइड पे आपको वहाँ पे मिलेगी, स्पेशली ये कहाँ होती है, आर्टिक ओशन पे। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ साइड पे है। आगे पढ़ते हैं। कोड इज़ वन सच एग्जाम्पल, दिस फिश लिव्स इन आइसी वाटर। ठीक है। ये फिश जो है वो बर्फ़ वाले पानी में रहती है, ऑफ द आर्टिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड द लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स इट डाउन इनटू द अटलांटिक। अब लेब्राडोर करंट, जिसको मैंने अभी ऊपर आपको भी बताया था कि ये कोल्ड करंट की एग्जांपल है, तो लेब्राडोर करंट जब आता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है अटलांटिक ओशन की इनटू अटलांटिक, तो ये अपने साथ साथ ऐसी जो प्रीशियस फिश है जो हमें आम समुद्रों में नहीं मिलती वो भी अपने साथ कभी कभी ले आता है, ये क्योंकि बर्फ़ वाले पानी में ही रहती है।
The hunting of cod has been a major occupation in areas such as Newfoundland and Iceland. तो इसका शिकार यानी जो मछलियों का शिकार करते हैं स्पेशली कोड फिश का, तो ये उधर बहुत कह लो कि एक फेमस ऑक्यूपेशन या मेजर ऑक्यूपेशन है ऐसे एरियाज़ का, जिसमें आते हैं न्यूफाउंडलैंड एंड आइसलैंड। ठीक है, आर्टिक ओशन से, आइसी वाटर से जब कोड फिश आती है लेब्राडोर करंट के थ्रू अटलांटिक ओशन में, तो वहाँ पे लोग जो है इसका शिकार करते हैं, तो ये उनका मेजर ऑक्यूपेशन है। आइसलैंड एंड यूके हैव बीन फाउट 3 माइनर वॉर्स बिटवीन द 1950s एंड 1970s ओवर द फिशिंग ऑफ कोड। 1950s और 1970s में माइनर सी यानी छोटी सी जंगें हुई थी, झड़पें हुई थी यूके और आइसलैंड के दरमियान में, इन दो कंट्री इसके दरमियान। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पे। करंट्स कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ शिप्स। करंट की वजह से शिप्स की स्पीड भी इफेक्ट करती है। शिप्स कैन गेन स्पीड बाय सेलिंग डाउन एन ओशन करंट ऑल्दो देयर स्पीड इज स्लो डाउन व्हेन सेलिंग अगेंस्ट द करंट। शिप की स्पीड जो है वो उस सूरत में बहुत तेज़ हो जाती है जब वो ओशन करंट्स में नीचे की तरफ यानी नीचे की तरफ जहाज़ या ओशन करंट की तरफ जहाज़ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जब ओशन करंट्स ऐसी सिचुएशन में, ओशन में जब करंट्स मौजूद हों, ओशन करंट्स हों, तो क्या होता है कि शिप की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। अगर ऑल्दो देयर स्पीड इज स्लो डाउन व्हेन सेलिंग अगेंस्ट द करंट। अगर करंट की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में होगी शिप, तो जो है वो शिप की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी। लेकिन अगर ओशन करंट की भी वही डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में शिप जा रही है उसी डायरेक्शन का ही ओशन करंट है, तो क्या होता है कि स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। फिर 7th है, करंट्स कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। इन कोल्ड रीजन सम हार्बर्स हैव टू बी क्लोज डाउन ड्यूरिंग विंटर व्हेन द वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग। तो करंट जो है वो क्या होता है कि वाटर को फ्रीज होने से भी बचाता है। ठीक है, क्योंकि करंट की सिचुएशन में क्या है कि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। ठीक है, कोल्ड पोलर एरियाज़ या कोल्ड एरियाज से इक्वेटर पे आता है, इक्वेटर से वो आगे पोलर एरियाज़ में जाता है, यानी ठंडे से गर्म की तरफ जाता है और गर्म से ठंडे की तरफ। तो सर्कल सा चल रहा है, तो इसकी वजह से भी वाटर जो है वो फ्रीज होने से ज़रा ये रोकता है करंट। इन कोल्ड रीजन सम हार्बर हैव टू बी, क्योंकि कुछ ऐसे कोल्ड रीजन हैं जहाँ पे जो बंदरगाहें हैं वो क्लोज कर दी जाती हैं ड्यूरिंग विंटर व्हेन द वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग, जब पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है। हाउएवर हार्बर सिचुएटेड ऑन द पाथ ऑफ अ वार्म करंट, अगर कोई हार्बर ऐसी है जिसके रास्ते में वार्म करंट आता है, कैन रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर एज द करंट प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। जैसे कि अभी बताया कि करंट जो है वो पानी को फ्रीज होने से रोकते हैं। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे या ऐसी हार्बर्स जहाँ पे एक तो हो जहाँ पे सिंपल कोल्ड करंट ही आए, अगर उधर से कोल्ड करंट का गुज़र हो रहा है तो वो वाटर को फ्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर कहीं वहाँ से वार्म करंट का गुज़र हो रहा है या वार्म करंट वहाँ से पास कर रहा है, तो क्या है कि वहाँ की जो हार्बर्स हैं वो सारा साल थ्रू आउट रनिंग में रहती हैं। इसके बाद लास्ट है, ओशन करंट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टैग्नेटिंग। स्टैग्नेटिंग होता है कि उसको जमने से, कह लो आप, ये दोनों एक ही तरह की बात बता रहे हैं। ये स्पेसिफिक हार्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ये जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि ओशन करंट जो है वो पानी को जमने नहीं देता। और बिकमिंग स्टेल मीनिंग एक ही है। ठीक है, स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है जमना, जमूद तारी करना, किसी चीज़ को एक जगह पे स्टैटिक करना। तो ओशन करंट जो है पानी को इस चीज़ से रोकता है। अच्छा, अब आप इसके इफेक्ट्स मार्क कर लें, क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं करना, इसके 2-2 लाइनें हमने हर एक में उसे लेनी है और एग्जांपल जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं। इफ़ेक्ट्स में आपने हेडिंग दी ओशन करंट से लेकर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका, ओशन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर से लेकर पास बाय। फिर सेकंड आएगा मिक्सचर ऑफ द कोल्ड एंड वार्म करंट से लेकर प्रोड्यूस फोग। थर्ड आएगा ओशन करंट्स ऑल्सो अफेक्ट रेनफॉल से लेकर लैंड तक। फिर फोर्थ है ग्लेशियर से लेकर शिप्स तक। फिफ्थ है कोल्ड करंट डोंट जस्ट कैरी ग्लेशियर से लेकर वैल्यूएबल फिश।
फिर है 6 है, 6 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शिप्स कैन गेन स्पीड से लेकर अगेंस्ट द करंट। फिर 7 है, करंट कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग से लेकर वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग तक। और लास्ट है 8, ओशन करंट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टेगनेटिंग तक। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम अपने बाकी की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। राइट whether the following statement are true or false. First, North America covers the 1/3 of the total land area of the world. तो ये false है. The Panama Canal was constructed in 1912. True. The deepest known point in the Pacific Ocean is near 7,500 meter deep. True. The Karachi port is situated in the Atlantic Ocean. False. Salinity means the quantity of salt in the water. True. अब है fill in the blanks. First, a dash is also called the roof of the world. Pamir note. Second, the largest freshwater lake in the world is Lake Superior. Third, the Amazon River starts in the Andes and empties into the Atlantic. Fourth, the famous Titanic sank in the Dash Ocean, Atlantic Ocean. Dash was the first explorer to reach the North Pole, Robert Edwin Peary. तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। होपफुली आपने इसके सारे क्वेश्चन ध्यान से समझे होंगे। सो आज का भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये भी आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमारा कल का भी ओशन करंट्स का जो था वो भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सो टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।